गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 10th क्लास, जिसमें हमारा थर्ड टॉपिक है उपनिवेशों में औद्योगिकरण। उपनिवेशों में औद्योगिकरण का मतलब क्या है कि जो यूरोप कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके जो गुलाम देश थे, मेनली हम हमारी बात करें तो हम इंग्लैंड के अधीन थे, ब्रिटिश शासन के अधीन थे हम। तो हमारे यहाँ क्या क्या बदलाव किए गए, यहाँ पर औद्योगिकरण किस तरह से औद्योगिकरण ने प्रभाव डाला और क्या क्या बदलाव आए, वो इस टॉपिक में हमें बताया जाएगा। अब आइए अब भारत पर नजर डालें, देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर ध्यान देंगे, मतलब उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे जहाँ कारखाने वगैरह स्थापित किए गए हैं, और साथ में उसके ये भी पढ़ेंगे कि जो कारखाने वगैरह नहीं थे, जो गैर मशीनी क्षेत्र थे, जहाँ पर मशीनों के बिना काम किया जाता था, वो तो इन दोनों चीज़ों को साथ में देखेंगे। अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा, और ये जो टॉपिक हमारा है ये सिर्फ कपड़े उद्योग के बारे में बताएगा और किसी चीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। 3.1 भारतीय कपड़े का युग, कि भारतीय कपड़े का युग कैसा था उस समय में। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के साथ ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरामंडल तट, मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। यहाँ बताया गया कि व्यापार का सिस्टम कैसे होता था। हमारे यहाँ से हमारा जो कपड़ा था, भारत का जो सूती कपड़ा होता था, वो बड़ा ही फेमस था। कारण क्या था, जो दूसरे देश होते थे वहाँ की कपास का जो रेशा बनता था ना, जो धागा होता था, वो मोटा बनता था, लेकिन हमारी जो कपास थी उससे रेशा जो बनता था, उससे जो मतलब धागा तैयार होता था, वो पतला होता था, बहुत ही बारीक होता था। अब जो आर्मीनियन या जो फारसी सौदागर होते थे, जो मतलब व्यापार करने वाले थे, वो क्या करते, वो पंजाब से अफगानिस्तान फिर पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते से यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। ये तो हो गया ज़मीन का रास्ता, मतलब हमारे यहाँ से माल कहाँ पहुँचाया जाएगा, पंजाब, फिर पंजाब से अफगानिस्तान, फिर फारस और फिर मध्य एशिया के अंदर वो माल एंट्री कर गया। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान, जो बड़े बड़े थान होते थे, उनको क्या किया जाता था, ऊँटों पर लादकर रेगिस्तान से हुए, मतलब राजस्थान के एरिया से कहाँ पर पहुंचाया जाता था, जो हमारा समुद्री तट होता था, जो गुजरात का एरिया होता था, वहां पर गुजरात की जो बंदरगाह थी वो होती सूरत, बड़ी फेमस होती थी अपने टाइम में, जो भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों को जोड़ने का काम करती थी। अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में जो कोरामंडल तट था, मछलीपट्टनम का जिक्र आपने 7th क्लास की हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 9th या 8th चैप्टर के अंदर आप उसका जिक्र देख सकते हो। और बंगाल की तरफ अगर बात की जाए तो हुगली नदी जो थी, हुगली जो बंदरगाह थी, ये तो मतलब ये 3 बंदरगाह कौन कौन सी, हुगली, मछलीपट्टनम और सूरत, ये बड़ी फल फूल रही थी, क्योंकि ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। यहाँ से फिर जो कपड़ा था वो दूसरी जगहों पर भेजा जाता था, दुनिया के दूसरे भागों में भेजा जाता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। बैंकर मतलब जो पैसा लगाते थे, और व्यापारी मतलब इस निर्यात मतलब हमारे यहाँ से सामान बाहर भेजना, इस काम में हमारे भारत के व्यापारी भी लगे हुए थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुँचाते थे। निर्यातक मतलब यहाँ से हमारे व्यापारी क्या करते हैं, हमारे व्यापारी मतलब यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा करके उन लोगों तक पहुँचाते थे जो विदेशों में माल भेजने का काम करते थे। मतलब मेन भेजने का काम कोई और करता था, उन तक माल कौन पहुंचाते थे, जो बैंकर होते थे या फिर जो व्यापारी होते थे, वो लोग। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। अब जो बंदरगाह नगर थे ना, जो बंदरगाह होती थी, जैसे सूरत की बंदरगाह होगी, बंगाल की अगर बात की जाए तो हुगली बंदरगाह होगी, कोरामंडल में अगर बात की जाए तो मछलीपट्टनम, ये बंगाल क्या करती थी, ये देश के अन्य हिस्सों से जुड़ी होती थी, क्योंकि पूरे कंट्री का माल इकट्ठा होकर यहाँ पर पहुँचता था। तो किस तरह से मतलब जुड़ी हुई थी पूरे के पूरे उससे।
ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे। मतलब ये बुन सौदागर जो होते थे, जो ये व्यापारी होते थे बड़े बड़े, ये क्या करते थे, जो बुनकर होते थे, बुनकर मतलब जो बुनाई करने वाले थे, कपड़े की जो बुनाई करते थे, उनको पेशगी देते थे। पेशगी मतलब कुछ एडवांस दे दिया जाता था कि ले भी हम तुम्हें इतने रुपए दे रहे हैं, तुम्हें हमारे लिए इतना माल तैयार करना है। उस पेशगी से वो क्या करता था, कच्चा माल खरीद लेता था और जो भी उसको मतलब मटेरियल की जरूरत होती वो और उसके परिवार का गुजारा, उसके बाद फिर आगे उसको रकम दी जाती थी। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। अब ये सौदागर क्या करते थे, ये व्यापारी जैसे माल वहां से तो तैयार करवा लिया बुनकर से, अब उस माल को कहाँ देते थे, जो जहाज के बड़े बड़े मालिक होते थे, जो विदेशों में माल पहुंचाने का काम करते थे, उनसे फिर ये अपना मोल भाव कर लेते थे और उसके जहाँ जिसके साथ अच्छा रेट बैठता, अच्छी कीमत मिलती, उसको अपना माल सौंप दिया जाता था। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। अब 1750 के दशक के बाद ये धीरे धीरे ये नेटवर्क जो था सौदागरों का, मतलब जो मालिक हैं और बीच में सौदागर हैं, एक तरह से दलाल का काम कर रहे हैं ना, ये मतलब बुनकरों से माल इकट्ठा किया, माल बनवाया और फिर आगे भेज दिया, आगे तो बड़े मालिक को भेज दिया। तो इस तरह से ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये नेटवर्क अब टूटने लग गया था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। अब क्यों, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां जो थी वो बड़ी चालाक थी, वो अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे थे। उन्होंने कुछ और ही सिस्टम बनाने वाले थे वो। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। इजारेदारी मतलब सारा का सारा व्यापार वही करेंगे, एक तरह से ये हम कह सकते हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने, देखो इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर हो गए। अब क्योंकि इन्होंने इनकी कंपनियों ने क्या मिल गई, इनको इजाज़त मिल गई कि कहीं से भी तुम व्यापार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, तो फिर कहीं पर भी अपनी मतलब अपना एरिया ये कर सकते थे। उसके बाद पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। अब जो मतलब जो कर्जा वगैरह जो लिया जाता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। दिवालिया मतलब एक तरह से उनका दिवाला निकल गया, पैसा उनका चौपट हो गया, कर्जे में डूब गए, ऐसा सिस्टम बना दिया गया। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। देखो 17वीं सदी के आखिरी सालों में, मतलब स्टार्टिंग में तो ये मतलब 17वीं शताब्दी के आखिरी साल कौन से होंगे, 1690, 1695, 96 मतलब ये, या फिर आप 1680, वो 17वीं शताब्दी के आखिरी साल थे। और अभी हम 1700 मतलब 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 1740 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो ये व्यापार कितना हो गया, 30 लाख। कहाँ करोड़ों में व्यापार होता था, वो लाखों में आ गया। तो बहुत ही मार्केट डाउन हो गई थी किसकी, सूरत बंदरगाह की। इसी तरीके से और जो बंदरगाह थे उनको भी स्पॉइल कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, एक तरह से हम कहेंगे। यहाँ पर देखिए सूरत व हुगली कमजोर पड़ रहे थे। बम्बई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। अब बम्बई और कलकत्ता एक मेन सेंटर बनने लग रहे थे और हुगली जो था और जो सूरत था वो नष्ट होते जा रहे थे। इसके बाद पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। यही वो, इससे ही पता चल रहा था कि जो औपनिवेशिक ताकत है वो कितनी बढ़ती जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। मतलब जहाज भी यूरोप वालों के और व्यापार भी यूरोप का होता था। और जो बंदरगाह होती थी वहाँ पर सारा सिस्टम इन्हीं का सेट किया होता था। इससे क्या हुआ, इससे जो बड़े बड़े पुराने व्यापारिक घराने थे, मतलब जो व्यापार करने वाले लोग थे, जो पहले बहुत अच्छा कमाई करते थे और व्यापार को चलाते थे, वो अब नष्ट होने शुरू हो गए थे। उनके वो कर्जे में डूब गए, कुछ वैसे हो गए। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जो बच गया उसके पास एक ही ऑप्शन था कि तुम्हें इनके अंडर में रह के काम करना होगा, तुम्हें अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी उसमें यूरोपीय कंपनियों का शासन हो चुका था। इन बदलावों ने बुनकरों व अन्य कारीगरों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया, आगे हम ये पढ़ेंगे कि अब ये बदलाव हो गए, क्या क्या बदलाव हुए। हमने पढ़ा कि किस तरह से बंदरगाहों में बदलाव आ गया। दूसरा, जो बुनकरों और जो मतलब ये सौदागर होते थे, फिर उससे बड़े मालिक होते थे, उनके बीच में जो लेन देन होता था, जो दलाली होती थी, वो खत्म हो गई। तो उस सब का बुनकर पर और जो कारीगर था, अन्य कारीगर होते थे, उनकी ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वो इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा यही है, बुनकरों का क्या हुआ, क्या होगा अब इन बुनकरों का, वो हम पढ़ते हैं।
1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सतह के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1760 के दशक में, जो वो यहाँ अपना सिस्टम सेटअप करने में लगे हुए थे, तो उस समय भी कपड़े में कोई फर्क नहीं पड़ा था। कपड़े का व्यापार तब भी अच्छा था लगभग। ब्रिटिश कपास उद्योग भी अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था। क्यों अच्छा था भारत का उद्योग उस समय भी? क्योंकि ब्रिटिश के अंदर जो ब्रिटेन जो था, वहाँ पर कोई अभी तक व्यापार शुरू नहीं हुआ था कपास का। मतलब कपास का जो उद्योग था वो वहाँ पर अभी फैला नहीं था, अभी वहाँ पर कोई चेंज नहीं थे, उनके यहाँ कपास का उद्योग नहीं किया जाता था। हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ फिर, और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी, और यूरोप में डिमांड भी किसकी थी? हमारे कपड़े की डिमांड थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। तो कंपनी सोच रही थी क्यों ना इस व्यापार को ही और बढ़ाया जाए, इसी को प्रोत्साहन दिया जाए। नेक्स्ट फिर हुआ क्या इसके अंदर, इसमें फिर कहता है 1760 और 70 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। मतलब जब कंपनी अपना क्या कर रही थी, अपना सिस्टम सेटअप करने लग रही थी बंगाल और कर्नाटक के अंदर, राजनीति के अंदर अपना सिस्टम सेट कर रही थी, तो कंपनी को जो निर्यात करना होता था, जो मतलब सूत वगैरह निर्यात करना होता था, वो इतना आसानी से नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि कंपटीशन था। कंपटीशन किसके साथ था? फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगाली है, उनके व्यापारियों के साथ इनका अच्छा कंपटीशन था। अब कंपटीशन का मतलब क्या है कि बोली लगती थी, बोली लगाई जाती थी माल की, और जो सौदागर होते थे वो उसको अपना माल बेचते थे जो अच्छी बोली लगाता था। अब जैसे मंडी होती है, हमारी मंडी में भी किसान सब्जी बेची जाती है। सुबह सुबह आप जाकर देखना, सुबह मतलब 5 मॉर्निंग में, जल्दी अर्ली मॉर्निंग मंडी में, तो क्या होता है वहाँ पर बोली लगाई जाती है सब्जी की। जो अच्छे दाम देता है उसको वो सब्जी सौंप दी जाती है। तो इसी तरह कपड़े का काम था, इसी तरह वहाँ पर भी बोली लगती थी। लेकिन ये जो कंपनी थी बहुत सारी थी। अब एक सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी मार्केट में एक ही दुकान है तो माल क्या होगा, जो रेट वो मांगेंगे वो मुंह मांगे रेट उसको दी जाएंगे। लेकिन कई दुकानें हो जाएंगी तो वो रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ। बने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ स्थानीय व्यापारियों में भी होड़ रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर जो मतलब आपूर्ति करते थे, मतलब जो मटेरियल को लेकर आते थे, खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया। तो कंपनी जो है वो पत्र लिखती रहती थी अपने, कंटिन्यू ब्रिटेन में भेजती थी अपने पत्र लिख कर। वहाँ उनको ये पत्र में ये जिक्र करती थी कि हमारे यहाँ तो मुश्किलें पैदा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपना एकाधिकार का दावा कर सकती थी। लेकिन वो उनको ये भी था कि अगर तुम्हें राजनीति में तुम आ गए ना, तुम्हारे एकाधिकार हो गया, अगर तुम्हें यहाँ कंपनी ने अपना शासन अच्छे से स्थापित कर लिया, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम इन छोटे मोटों को हटा सकते हो। फलस्वरूप अपने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। मतलब क्या किया गया? सबसे पहला काम किया गया, जो उनके प्रतिस्पर्धा थे, जो कॉम्पिटिटर थे, उनको नष्ट किया गया, उनको खत्म किया गया, कंपटीशन खत्म किया गया, मतलब खुद ही अपना अधिकार स्थापित करने के लिए। दूसरा क्या किया गया? जो लागत थी उस पर रोक लगाने का काम किया गया। कपास और रेशम से बनी हुई जो चीज़ें थी उनकी कितनी आपूर्ति होगी, कितना माल ले जाया जाएगा, कितना रखा जाएगा, वो सारा मतलब एक तरह से पूरा मतलब इन्होंने एक मैनेजमेंट बना लिया, एक सिस्टम बना दिया कि इस तरीके से हम काम करेंगे तो हम यहाँ पर तरक्की कर पाएंगे। तो उसको भी एकदम से लागू नहीं किया। ये सारे काम एक स्टेप बाय स्टेप हुए, कई चरणों में। पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप ये था, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। मतलब जो बुनकर थे, अब बीच में कौन था? बीच में उनके एक तो दलाल थे और व्यापारी थे, दो चीज़ें आ गई। इन दोनों को खत्म करके वो क्या चाहते थे कि सीधा हम ही बुनकरों से माल ले। इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया? देखो, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। गुमास्ता क्या है? गुमास्ता वो व्यक्ति होते थे जो कंपनी के द्वारा बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने
के लिए वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। तो गुमास्ता वो लोग होते थे बेटा। तो मतलब उन्होंने क्या कर दिया, अपना एक ऑफिसर तैनात कर दिया कि तुम्हारा भाई ये एरिया है, इस एरिया में जितने भी बुनकर है तुम इनके ऊपर निगरानी रखोगे कि माल में कोई गड़बड़ ना हो। दूसरा क्या करना है, तुम ही इन्हीं से सारा का सारा माल इकट्ठा करोगे और उसकी क्वालिटी भी देखना कि कहीं क्वालिटी में कोई चेंज ना आ गया हो, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये सारा काम उसको सौंप दिया गया। अब वो क्या करता था, वो अब एक तो ये, अब दलाल और व्यापारी क्या होंगे, इससे धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गए बेचारे, दलाल और व्यापारी खत्म होने शुरू हो गए। दूसरा स्टेप उन्होंने क्या उठाया, फिर कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। अब कंपनी ने बुनकरों के ऊपर एक रूल लागू कर दिया। रूल ये था कि तुम सिर्फ हमें ही माल बेचोगे, तुम सिर्फ हमारे साथ कारोबार करोगे, किसी और के साथ कारोबार नहीं करोगे। इसलिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। मतलब कच्चा माल खरीदने के लिए उनको कर्जा दिया जाता था, ठीक है। और कहा कि अगर तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना, ये नहीं कि तुम दो दो तीन तीन और व्यापारियों के साथ भी, जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति का अगर मान लो बुनकर है, वो सिर्फ कंपनी से ही नहीं और दूसरी व्यापारियों से भी क्या कर सकता था, अपना मतलब ऑर्डर ले सकता था, उनके लिए भी कपड़े बुन सकता था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अगर तुम हमारे साथ काम कर रहे हो तो सिर्फ हमारे लिए ही काम करना है, तुम किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। और उसके लिए उन्हें पहले कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा भी दे दिया जाता था। जो कर्जा ले लेते थे उन्हें बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। अब जिसने कर्जा लेके अपना माल तैयार कर लिया, सिर्फ कंपनी के गुमास्ता को ही देना पड़ेगा, किसी और व्यापारी को नहीं देना। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे कर्जे मिलते और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। उन्होंने देखा कि तुम्हारा माल तो भाई बिक ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो वो ज्यादा से ज्यादा इस काम में जुटना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले उनके पास थोड़ी छोटी जमीनें होती थी, जो इसमें जिक्र किया गया है। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे। पट्टे मतलब जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते थे। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करता था। मतलब कौन सा काम, जो पहले तो पूरा परिवार क्या करता था, खेती बाड़ी में लगा रहता था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो अच्छा काम है यार, पैसा मिलता रहता है और हम कम बेचते रहेंगे माल, तो कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से उन्होंने उस जमीन को भाड़े पे दे दिया और अपना सारा परिवार किस में लगा दिया, इसी बुनाई के काम में लगा दिया। बच्चे औरत सभी कुछ ना कुछ काम करते थे, कोई धागा सुलझाना है, किसी को कच्चा माल की रंगाई करनी है, सब इसमें लगे रहते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। जल्दी ही क्या हुआ, जो गुमास्ता नियुक्त किए गए थे और जो बुनकर थे उनके बीच में झगड़े बढ़ने लगे। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे। पहले जो सौदागर होते थे ना, जो कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा देते थे इनको, वो क्या करते थे, वो गांव के अंदर ही रहते थे और इन किसानों की मदद भी करते थे। यही बात इसमें लिखी हुई है। तो मतलब जब किसानों को जरूरत होती या कोई भी संकट की घड़ी आती थी, वो इनकी मदद करते थे, मतलब एक तरह से अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन गुमास्ता जो थे वो तो बाहर के लोग थे, वो इनके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करेंगे, वो तो उनको तो तनख्वाह मिलनी है, वो इनके साथ बुरा व्यवहार भी करते थे और अच्छे से, मतलब इनके बीच में जो रिलेशन थे वो ठीक नहीं थे। सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने कर। और ये गुमास्ता क्या करते थे, मान लो किसान ने या किसी बुनकर ने अगर माल तैयार नहीं कर रखा तो सिपाही लेकर आते थे अपने साथ, या चपरासी, उनसे उनकी पिटाई भी करवाते थे, सजा दी जाती थी उनको कि तुमने हमारा माल टाइम पे तैयार नहीं किया। अब बुनकर न तो दाम पर, ना वो मोल भाव कर सकता कि भाई नहीं मैं तो इतने रुपए में दूंगा, नहीं इतने में दूंगा, क्योंकि कर्जा ले रखा है। कर्जे की वजह से वो कंपनी से क्या हो गए थे, बंद गए थे। अब जितने रेट कंपनी तय करती थी उसी कीमत पर उन्हें अपना माल बेचना पड़ता था, और वो कीमत क्या होती थी, बहुत ही कम होती थी। इस वजह से कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए और वहाँ पर करघे लगा लिए। करघे मतलब जो हाथों से वहाँ पर भी बुनाई का काम शुरू कर लिया। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गाँव के व्यापारी जिनका मतलब सिस्टम सारा खत्म कर दिया था इन कंपनी वालों ने, वो उन व्यापारियों ने भी बुनकरों का सहयोग करके विरोध करना शुरू कर दिया, बगावत शुरू कर दी एक तरह से। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार कर दिया। बहुत सारे बुनकरों ने, जिन्होंने पैसा उठा रखा था, उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई कर्जा वर्जा नहीं देंगे, ना तुम्हारे लिए काम करेंगे, और करघे भी बंद कर दिए और खेतों में फिर से जाकर मजदूरी करने लगे। भारत में मैनचेस्टर का आना। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा भारत में मैनचेस्टर का आना, कि किस तरह से भारत में मैनचेस्टर आए।
मैनचेस्टर क्या था देखो, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों हेनरी पुतलो ने कहा, ये मैं तो आपको रीडिंग की बजाय मैं आपको मोटे रूप से वैसे समझा देता हूँ क्या है इसके अंदर। इसके अंदर ये बताना चाहता है कि जो इंग्लैंड था, अब इंग्लैंड के अंदर अच्छे से कारखाने स्थापित हो गए थे। जो कपड़ा था पहले तो भारत से कच्चा माल जाता था और विदेशों में, या फिर कच्चा माल ही नहीं, भारत से माल तैयार होकर जाता था। लेकिन अब क्या किया गया, अब चेंज आ गया। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने देखा कि भारत का माल अगर हमारे यहाँ आता रहेगा तो हमारा माल कैसे बिकेगा। उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, ब्रिटेन सरकार के ऊपर, कि तुम्हें किसी न किसी तरह भारत के माल पर रोक लगानी पड़ेगी। उस माल में क्या आ गई, फिर गिरावट आ गई। अब भारत से माल निर्यात नहीं होता था बल्कि भारत में माल आयात होने लग गया। पहले भारत में माल थोड़ा बहुत आता था। इसमें एक बताया गया कि 1850 तक तो लगभग कहते हैं कि सूत का जो आयात होता था भारत के अंदर वो 31% हो चुका था 1850, जो कभी न के बराबर था, ठीक है। और 70 तक कहते हैं कि 50% से ऊपर चल गया। मतलब अब माल क्या है, पहले तो भारत से माल बाहर जाता था, लेकिन अब भारत के लोगों को ही बाहर से माल लाया जाता था और भारत के लोगों को बेचा जाता था। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने दो समस्या पैदा हो गई थी। पहला तो ये था कि उनका जो निर्यात बाजार था, जिसमें जो बाहर सामान भेजा जाता था, जो मार्केट बनी हुई थी विदेश के अंदर बाहर दूसरे देशों में, वो मार्केट डैमेज हो गई थी। और उसके बाद क्या था, जो एक तो बाहर की मार्केट डाउन होगी, दूसरी बात जो उसी देश में हमारे देश के उन बुनकरों के आसपास जो मार्केट थी वो भी डाउन होगी। उसका कारण क्या था, मैनचेस्टर जो इंग्लैंड के अंदर सूत के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी कर रहा था, वो जगह है मैनचेस्टर। अब वहाँ से क्या होता था, वहाँ से माल भारत में आता। अब भारत में माल आएगा, सिंपल सी बात है, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में इन बुनकरों का माल कोई नहीं लेगा। एक तो वो कपड़ा जो होता था वो थोड़ा सस्ता होता था और मशीनों से बना होता था, जल्दी जल्दी बन जाता था। तो ऐसा सिस्टम बन गया कि भारत के अंदर 1860 के दशक में बुनकरों के सामने समस्या आ गई, उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। अब जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। अब सिंपल सी बात देखो क्या हुआ, इसमें कहना चाहता है कि जो अमेरिका थी, अमेरिका में क्या हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। अब उन्होंने तो उनका ध्यान तो वहाँ हो गया। अब वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, वहाँ के व्यापारियों को कपास चाहिए। कपास के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ की कपास की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। अब कपास की कीमत बढ़ गई इंडिया के अंदर, तो जो बुनकर थे, जो कच्चे माल के रूप में कपास को खरीदते थे, वो इसको खरीद नहीं सकते थे, इतने ज़्यादा हाई रेट हो गए थे। इस वजह से उनका काम क्या हो गया, बिल्कुल ही डैमेज होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया, इतना मुश्किल हो गई। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। उन्होंने इस काम को छोड़ना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था। अब 19वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, पहले तो कपड़ा कहाँ से आ रहा था, सिर्फ मैनचेस्टर से आ रहा था, बाहर से आ रहा था। अब भारत के अंदर ही बहुत सारे कारखाने स्थापित हो चुके थे, मशीनें लग गई थी कपड़ा बनाने के लिए। अब सिंपल सी बात है, जो हाथों से कपड़ा बनाने वाले थे उनका बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि वो खात्मे की कगार पे आ गए थे, हाशिए पे आ चुके थे, किनारे पे आ चुके थे, तो उनका सारा काम बंद हो चुका था। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, जो हम थर्ड टॉपिक था उपनिवेशों में औद्योगिकरण, कि किस तरह से कपड़े के उद्योग के अंदर चेंजेस आया। भारत जिसका कच्चा माल, जो भारत मतलब यूरोपीय बाजार में एक धाक थी जिसकी, वो किस तरह से धीरे धीरे उसमें चेंज आया। फिर किस तरह से मशीनों से बनने वाला जो कपड़ा था, उस मशीनों से बनने वाले कपड़े ने बुनकरों के पेट पर हम ये कह सकते हैं लात मार दी। और मार्केट के, हमारे लोकल मार्केट के साथ साथ बाहर की जो मार्केट थी, वहाँ पर भी उन बुनकरों का कपड़ा नहीं बिक पाता था। तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ी है हमने। तो यहाँ तक आपको रीडिंग करनी है, और इन टॉपिक्स में जो छोटी छोटी बातें आई हैं, जो छोटे कुछ पॉइंट्स आए हैं, वो आपको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, अच्छे से इनको समझना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।